चलिए जी। तो स्टूडेंट्स आज हम क्या देखने वाले हैं, ये जो सारी चीज़ें हमने कल के क्लास के अंदर देख लिया था कि भई आपके स्ट्रीम्स क्या होते हैं। स्ट्रीम सिर्फ़ ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए नहीं होते हैं, है ना? मैंने बफ़र्स को भी बताया कि बफ़र्स क्या होते हैं। एक्चुअली बफ़र्स के बारे में अगर मैं थोड़ा-सा और आज बता दूँ ना, थोड़ा-सा एडिशनल चीज़ अगर मैं बताऊँ, तो बफ़र्स के अंदर मैंने बोला था कि बफ़र्स के साइज़ को हम कंट्रोल कम-ज़्यादा कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पहली बात। दूसरी बात ये होती है ना, अब एक और चीज़ मैं बताऊँगा आज आपको कि जो भी फाइल्स हैं, मैं जब चंक्स में डेटा को लेकर आता हूँ ना, फाइल के अंदर में से रीडेबल स्ट्रीम की मदद से एंड सिमिलरली जब आप राइटेबल स्ट्रीम की मदद से जब आप रिस्पॉन्स भेजते हो सर्वर से क्लाइंट के पास में, तो ये जो चंक्स में डेटा आता है ना, ये आपके बाइनरी फॉर्म में डेटा होते हैं। स्पेशली अगर आप बोलो रीडेबल स्ट्रीम के अंदर। व्हाई सो? बिकॉज़ आप खुद सोचो ना, आपके फाइल के अंदर जो डेटा है ना, वो रॉ बाइनरी फॉर्मेट में होगा। चंक्स के अंदर जो डेटा होता है ना, वो रॉ बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं। स्टूडेंट्स मार्क माय वर्ड, जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दिया ना, रॉ बाइनरी डेटा, ये आप याद करके रखना। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊँगा, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग ये बात को याद रखना। एंड हमारे पास कुछ-कुछ चीज़ें होती है ASCII ASCII में, ASCII वैल्यूज़, कुछ-कुछ होंगे हेक्साडेसिमल वैल्यूज़, वैल्यूज़ में ये चंक्स अवेलेबल होंगे, ठीक है? तो चलिए, एक बार हम देख लें इनको? चलिए, तो कैसे देखेंगे हम? आ जाते हैं, क्या-क्या चीज़ें पेंडिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स? ये सारे हमने चीज़ें कर ली। एचटीटीपी का सर्वर क्रिएट किया था प्रीवियस क्लास में हमने। हमने फिर देखा था कि भई आप बड़े-बड़े टेक्स्ट फाइल्स को किस तरीके से सर्वर से डाउनलोड कर सकते हो। पहली बात तो बैड वे देखा था हमने, फिर हमने गुड वे देखा था। अब आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे ना स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्ट्रीमिंग बेसिकली हम मल्टीपल एस्पेक्ट से कवर कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम बोलते हैं कि भाई सर्वर सर्वर से ना हम क्लाइंट को वीडियो भेजेंगे, बट हम दोनों मेथड्स को देखेंगे, बैड वे एंड द गुड वे, राइट? सो पहले हम देखेंगे बैड वे, ठीक है? साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, अपने एक्टिविटी मॉनिटर को भी पहले ओपन कर लेता हूँ सो दैट वी कैन जस्ट ट्रैक आउट दी मेमोरी यूसेज एंड ऑल, ठीक है? अभी मेरा नोड का कोई प्रोसेस नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ज़ाहिर-सी बात है मैंने अपने सर्वर को स्टार्ट ही नहीं किया है ना? तो चलिए हम क्या करेंगे, सीडी करके हम आ जाते हैं node.js फ़ोल्डर एंड इनसाइड ऑफ इट लेट मी जस्ट कम इनसाइड दी डेट फ़ोल्डर। चलिए आ गए हम एंड आपको पता ही है सर्वर हम स्टार्ट कैसे करते हैं, तो npm रन डेव, है ना? मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स। चलिए जी, चलिए जी। अब हम थोड़ा-सा ना रिकैप कर लेते हैं। इन सब चीज़ को मैं ये कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हो मेरा जो ये वाला है ना, बोल सकते हो होम यूआरएल या फिर बेस यूआरएल, जो मेरा बेस पाथ होता है दैट इज़ एम्प्टी। अभी देखिए इसके अंदर इसके जो इफ कंडीशन के ब्लॉक के अंदर मैंने कोई भी कोड नहीं लिखा हुआ है जो एग्ज़ीक्यूट होगा एक्चुअली में, है ना? तो सिंपल है, अभी अगर आप रिक्वेस्ट करोगे भी ना, अब लेट्स से अगर मैं लोकल होस्ट, क्या हो गया ये? 1 सेकंड सोच माय बैड, हाँ। आप देख पा रहे हो? हम कभी हम कभी बेसिकली रिस्पॉन्स तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। व्हाई सो? बिकॉज़ आपने इस राउट को इसके अंदर कुछ डेटा नर्चर किए नहीं है। आप सिर्फ़ क्या कर रहे हो, console.log request.url कि बेसिकली मेरा क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है? ये आ रही है बेस यूआरएल से, स्लैश से, राइट? तो वही आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इज़न्ट इट स्टूडेंट्स? तो दिस इज़ द थिंग। तो मैं बोलता हूँ अब हमारा आज का एजेंडा क्या है कि हमें सबसे पहले देखना है डाउनलोडिंग वीडियो फ्रॉम सर्वर इन अ बैड वे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अभी रैम के कंज़म्पशन को देखो, तो आपको नेग्लिजिबल ही मिलेगा। एक बार देख लेते हैं। As you can see students, it is negligible only, right? Because सर्वर कोई काम कर ही नहीं रहा है अभी। दिस इज द थिंग। अब मैं बोलूंगा स्टार्ट करते हैं वीडियो को लोड करना। तो सबसे पहली बात है, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, आप लोगों को भी, आप सभी लोगों को पता है। मैंने क्या करा, डेट के अंदर एक फोल्डर के इस फोल्डर के अंदर मैंने एक वीडियो को ले आया हूँ मैं, ठीक है? दिस इज नथिंग बट स्टूडेंट्स, मेरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है HTML के अंदर, ठीक है? मैं इसको लेकर आया हूँ इस फाइल के अंदर। सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि जब भी आप डेटा को स्ट्रीम्स के अंदर भेजना चाहते हो, सबसे पहले आपको करना क्या होता है? डेटा को रीड करना होता है ना। आइदर अभी देखो, अभी बैड वे के अंदर मुझे पता है हम स्ट्रीम्स यूज़ नहीं करते हैं, गुड वे के अंदर हम स्ट्रीम को यूज़ करते हैं, ठीक है? कल भी हमने देखा था फाइल के अंदर हमने बैड वे के अंदर क्या यूज़ किया था, एफएस मॉड्यूल को यूज़ किया था। तो सिमिलरली वीडियो के लिए भी ना मैं एफएस मॉड्यूल को ही यूज़ करूँगा स्टूडेंट्स। कैसे करोगे? आप लिखोगे एफएस डॉट, वही जो हम करते हैं रीड फाइल सिंक। मुझे कौन से फाइल को स्टडी करना है स्टूडेंट्स? दिस वन, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, इसके नेम को मुझे कॉपी करना है ना, तो मैं क्या करूँगा ना, आइदर इतना हार्ड वर्क कौन करेगा? आप राइट क्लिक करें इस वीडियो वाले फाइल के ऊपर, सिंपली आप यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कॉपी पाथ। कर लिया जी कॉपी बात। अब आप देखो मेरे पास पूरा का पूरा पाथ आ रहा है, तो क्या मुझे पूरी की पाथ चाहिए? पूरी की पूरी पाथ? बिल्कुल नहीं। मुझे बस इतना पाथ चाहिए था। चलिए, जॉब डन स्टूडेंट्स। अब मुझे पता है कि रीड फाइल सिंक जो होता है ना, दिस इज़ ऑफ सिंक्रोनस नेचर। तो ये जो भी मुझे रिटर्न करेगा डेटा, आई हैव टू स्टोर इट इनसाइड ऑफ अ वेरिएबल। लेट्स से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। लेट्स से लाइक दिस, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू लाइक दिस। अब एक बार ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास अगर मैंने एक बार इस वीडियो फाइल से डेटा को निकाल लिया है, तो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? मैं दूसरा काम कर सकता हूँ, क्या करोगे आप? आप बोलेंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट, मैं इस डेटा को भेज दूँगा। वेरी सिंपल, सिंपल एंड सॉर्टेड, राइट? एंड लास्ट में क्या करेंगे? रिस्पॉन्स डॉट एंड करेंगे स्टूडेंट्स। सिंपल, सिंपल। मैंने एक रीड ऑपरेशन किया, मैंने फाइल से डेटा को पढ़ के मैं लेकर लेकर आया मैंने, एंड फिर मैं रिस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट है, आरईएस ऑब्जेक्ट, इसके अंदर आपको पता ही है राइट नाम का एक मेरे पास मेथड होता है, इसके अंदर आप डेटा पास कर सकते हो। कर दिया, बड़ा सिंपल है। बट मैं बोलूँ स्टूडेंट्स,
इसके साथ ना आपको एक और काम करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये आपका नॉर्मल प्रिमिटिव फाइल नहीं है। प्रिमिटिव फाइल से मेरा क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या देखा था, हम टेक्स्ट फाइल को क्या करते थे, एज़ अ रिस्पॉन्स भेजते थे सर्वर टू क्लाइंट, है ना? तब तो आप ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप खुद सोचो ना, आप एक एमपी4 फाइल को भेज रहे हो अपने सर्वर से फाइल की तरफ, मतलब क्लाइंट की तरफ, है ना? तो आपको स्पेसिफाई भी तो करना पड़ेगा। अच्छा, क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? याद करिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप डेटा भेजते हो ना सर्वर से क्लाइंट की तरफ, तो आप स्पेसिफाई करते हो कि भाई किस प्रकार का आप डेटा भेज रहे हो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर में से, है ना? तो कहाँ पर हमने देखा था वो चीज़? आप थोड़ा-सा ऊपर आ जाओ, एचटीटीपी मॉड्यूल के अंदर। देखिए, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने बताया था कि जिस भी प्रकार का आप डेटा भेज रहे हो, कंटेंट भेज रहे हो, उसका फॉर्मेट क्या है, वो भी तो हमें स्पेसिफाई करना ज़रूरी है ना। अब नॉर्मल टीएक्सटी भेजते थे तब उस केस में आप अगर नहीं भी स्पेसिफाई करो कोई दिक्कत नहीं है। बट येस, मुझे क्या करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, मुझे अपने हेडर्स को सेंड करना ज़रूरी है। रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर भी भेजना ज़रूरी है। बट पता है स्टूडेंट्स क्या है? मैं बोलता हूँ ना, आप जब भी रिस्पॉन्स भेजो ना, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। अभी जब आप एक्सप्रेस सीखोगे ना मेरे साथ, तो हम ना स्टेटस कोड को भी भेजते हैं हर एक रिस्पॉन्स के साथ। आई नो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने स्टेटस कोड एंड सेट हेडर्स को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, है ना? क्यों नहीं दिया था? क्योंकि सर ज़रूरत नहीं ये पड़ी। सब स्टेटस कोड का ये सब मीनिंग है मतलब कौन सा सोर्स कोड का इंटेलिजेंस का क्या-क्या हो सकता है दिस वन ना? यस, यस, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि भई एक-एक स्टेटस कोड का मीनिंग क्या होता है। जब सर्वर से रिस्पॉन्स आता है ना क्लाइंट की तरफ, तो एक-एक स्टेटस कोड का मीनिंग होता है। दे कैरी सर्टेन मीनिंग्स। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। तो मैंने क्या बोला कि भई क्या बेटर प्रैक्टिस क्या हो सकता है कि मैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, जब मैं सर्वर से रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ तो 200 भेज दूँ, है ना? एंड रिस्पॉन्स डॉट आप बोल सकते हो कि सेट हेडर माय बैड, हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या है मेथड का नाम? सेट हेडर, राइट? तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कंटेंट का जो टाइप है ना मेरा, कंटेंट का टाइप इज़ वीडियो स्लैश एमपी4। ये मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ 2 चीज़ें, है ना? जब रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एक्टिविटी मॉनिटर भी मेरा एक्टिवेटेड है, ठीक है? देखो अभी नॉर्मली सर्वर आपका रन कर रहा है। अच्छा, 3 प्रोसेस आ गए, ओके कोई बात नहीं। क्या करते हैं, एक बार सर्वर को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है? बस हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। अभी आप देखना तीनों के तीनों प्रोसेस गायब हो जाएँगे। थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। आई होप ये भी होपफुली बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। यस, गायब हो गया, ठीक है? तो लेट्स रीरन आवर सर्वर, ठीक है? कैसे रन करेंगे? तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपने सर्वर को, डन है। सी मुझे पता है स्टूडेंट्स, ये जो भी एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं इस यूआरएल के अंदर। तो मुझे रिक्वेस्ट कहाँ पर मारनी पड़ेगी? मेरे क्लाइंट से सर्वर के पास बेस यूआरएल पर, ठीक है? तो हम तो बेस यूआरएल पर ही है स्टूडेंट्स, बस मुझे क्या करना है, रिफ्रेश। सो स्टूडेंट्स आपने रजत, जैसे देखा, कि आप मेरा स्क्रीन पर वीडियो देख स्टार्ट पा हो रहे चुका हो। है। मैं अभी स्टार्ट ही रखता हूँ। मैं आपको रैम का एक बार एक्टिविटी दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मेमोरी कंज़्यूम हो रही है स्टूडेंट्स। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज़ पहली बात तो अभी हम कौन से अप्रोच को फ़ॉलो कर रहे हैं? डाउनलोडिंग वीडियो फ्रॉम सर्वर इन अ बैड वे, ठीक है? बैड वे में मैंने आपको क्या बताया था? आप क्या करते हो ना, आप क्या करते हो, अगर मैं वापस से नीचे आऊँ स्टूडेंट्स, हम क्या करें ना, मान लो ये एक आपका वीडियो फ़ाइल था, मैंने इसको उठाकर डाल दिया सर्वर के ऊपर। अब पूरा का पूरा जो मेमोरी अनलोड है ना, आपका सर्वर जी-जान लगा देगा इस फ़ाइल को रीड करने के लिए, डेटा फेच करने के लिए। अब आप खुद सोचो, अगर आपका सर्वर ही है 2 जीबी का एंड आप उसके ऊपर लेट्स से 500 समथिंग एमबी का तो आपने वो कर दिया, है ना? मेमोरी मेमोरी एक्यूमुलेट कर लिया, एलोकेट कर दिया इस पर्टिकुलर प्रोसेस को। अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि भाई इस तरीके से ना आपने मल्टीपल रिक्वेस्ट कर दिए। एक बार मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? चलिए, एक और रिक्वेस्ट कर दिया, एक और सो रिक्वेस्ट कर रजत, दिया जैसे कि एंड आप एक और स्क्रीन पर रिक्वेस्ट कर देख दिया। पा रहे होंगे सो कि रजत, दिस इज जैसे कि आवर आप बेसिकली बेसिकली चीज़ चीज़ फाइल, मैं जैसे इसको कि आप यूज़ दिस इज करते हो आवर अदरवाइज़ फाइल आप वेब वेब दिस इज ब्राउज़र आवर में किसी बेसिकली भी हमारे कीबोर्ड जो लैंग्वेज कोड का है है जिसको जिसको मेनटेन मेनटेन करते हैं स्टूडेंट हमारे देख पा यहाँ रहे हो एज़ क्या वेल हुआ? एज़ क्या हालत बेसिकली हो रहा हमारे है मेरे? बैकग्राउंड मेरे फाइल्स का मेरे इसको सिस्टम मेंटेन का करने एंड के लिए एंड आप इसे 1.66 अगर जीबी नीचे ऑक्यूपाइड फाइल ये है, तो कैन यू आप इमेजिन? इसे देखो एज जी, न्यू ये है फाइल अगर ला सकते हो 1.66 एंड जीबी उसको ऑक्यूपाइड कहीं हो भी देख जाएगा सकते सिर्फ हैं। मैं एक ही आपको प्रोसेस के लिए वीडियो को डेफिनेटली अपलोड सर कर दूँगा मैं ना, आपको वीडियो को यहाँ डाउनलोड स्क्रीन करने पर के लिए, यहाँ ठीक से है? आपको इसमें मतलब शो वीडियो को आपको डाउनलोड आप करने का यहाँ मतलब से डाउनलोड सो एक्चुअली दैट डाउनलोड आप करना, यहाँ बस पर उसको प्ले परमिशन करना, है यहाँ ना? से रन आप करना, पर ईज़ आर चीज़ तो आप है सोच जैसे पा कि रहे हम हो, कॉल कैन यू करते इमेजिन हैं जब हमने यहाँ हमारे पर यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हो नेक्स्ट सर्वर में, कमिंग टू योर कोड अभी तो हम फाइल्स। लोकल सिस्टम तो के अगर अंदर है, आप मेरे बोलकर कोड हमें कोई फाइल्स को परेशानी देखोगे, नहीं हो जस्ट रही गिव है। मी कल 1 को जब मिनट। आप इसे अच्छा जी, डिप्लॉय सर। करोगे, एक सेकंड मैं अनम्यूट करता हूँ स्टूडेंट्स। येस, जब आप ये करोगे, आई मीन टू से जब आप इसे इस पूरे के पूरे बैकएंड प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करोगे एक वीपीएस के ऊपर, तब तो पूरी मतलब बहुत ज़्यादा आप बोलते हैं ना मसक्यार कर दोगे, बहुत ज़्यादा मेनेस क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसे ऑप्टिमाइज़ करना है इन अ गुड वे। तो अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम डाउनलोडिंग वीडियो फ्रॉम सर्वर इन अ बैड वे किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं इसको अब कर देता हूँ टिक, बिकॉज़ हमने इस चीज़ को अच्छे तरीके से देख लिया है कि भाई आपके रैम के साथ क्या हो रहा है बैड वे में, है ना? तो अभी मैं फिलहाल इसे क्लोज़ कर देता हूँ। आप देखोगे धीरे-धीरे करके ये वापस आ जाएगा। अभी भी नहीं आया है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, वेरी ईज़ी स्टूडेंट्स, आप सर्वर को क्लोज़ कर दो। जैसे सर्वर को क्लोज़ करूँगा, बस काम खत्म, सारे प्रोसेस गायब हो गए। तो लेट्स रन आवर सर्वर अगेन। रन किया स्टूडेंट्स, बट आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, ये एक बैड अप्रोच है। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? बैड अप्रोच इसीलिए ना बिकॉज़ आप क्या कर रहे हो, वीडियो फाइल से आप डेटा फेच कर रहे हो,
एक ही बार में एंड इस डेटा को आपने एक ही बार में सर्वर के ऊपर पुश कर दिया एंड सर्वर बेचारा क्या करेगा ना, जब तक आपका पूरा का पूरा वीडियो फाइल प्रोसेस नहीं होगा, वो पूरी की पूरी जितनी भी एनर्जी है ना उसके पास, वो एलोकेट कर देगा इसी फाइल को रीड करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, इस वीडियो फाइल को। अब प्रॉब्लम ये हो जाएगा एंड जब तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा नहीं, सर्वर इसे क्लाइंट को भेजेगा नहीं, तो आप समझ रहे हो ना रैम कंजम्पशन का क्या होने वाला है। तो अब देखिए, एक और चीज़ मैं इसमें आपको सिखाना चाहूँगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? जो हमने अभी देखा ना, जो अभी हमने सीखा, इसी से रिलेटेड है। अभी हम कौन से 2 मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, तो दिस इज़ नॉट अ मेथड, दिस इज़ अ प्रॉपर्टी, राइट? क्योंकि इसके लास्ट में पैरेंथेसिस नहीं लगता है, एज़ यू कैन सी स्टूडेंट्स। दिस इज़ वन प्रॉपर्टी जिसको मैंने वैल्यू सेट किया 200, राइट? एंड सेकंडली आप देख सकते हो मैंने क्या यूज़ करा, एक मेथड जिसका नाम है सेट हेडर। अब मैं बोलता हूँ कि सर, आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से क्या दोनों लिखना ज़रूरी है? मैं बोलूँगा बिल्कुल लिखना ज़रूरी है, बट आप बोलो कि नहीं सर, मुझे 2 लाइन्स के अंदर नहीं लिखना है। आप मुझे कुछ ऐसा बताइए सर, जिसकी मदद से हम क्या कर सकें, दोनों की दोनों चीज़ों को एक साथ एक ही लाइन के अंदर, एक ही मतलब मेथड के अंदर दोनों की दोनों चीज़ों को स्पेसिफाई कर दें। तो मैं बोलूँगा, देख पा रहे हो आप लास्ट वाला? राइट हेड भी हमारे पास एक मेथड होता है, जिसके अंदर ना सबसे पहला जो आर्गुमेंट आप पास करते हो, वो पास करते हो स्टेटस कोड। मतलब जो वैल्यू आप यहाँ पर पास कर रहे थे ना स्टूडेंट्स, ये आप पास करोगे राइट हैंड मेथड के अंदर एज़ अ फर्स्ट आर्गुमेंट। हो गया फर्स्ट आर्गुमेंट। एंड सेकंड आर्गुमेंट के अंदर ना पहली बात तो आप एक ऑब्जेक्ट पास करोगे। ऑब्जेक्ट पास किया आपने एंड आपको पता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होती है की वैल्यू पेयर में, है ना? तो की वैल्यू पेयर मेरा क्या बनेगा? आप खुद यहाँ से देख लो। की मेरा बनेगा कंटेंट टाइप वाला स्ट्रिंग, तो बना लो आप इसे की, बना दिया। एंड कोलोन देकर आप जानते हो की का करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम स्पेसिफाई करते हैं, तो मैं लिख दूंगा इसका टाइप क्या है मेरा कंटेंट का, दैट इज वीडियो स्लैश MP4 स्टूडेंट्स। क्या हमारे को कोई परेशानी होगी? एक बार रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना? आइए देखिए, वीडियो लोड हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से एंड आप रैम के अंदर देख भी पाओगे कितनी ज्यादा मेमोरी एलोकेट हो रही है। तो देख लिया आपने, ठीक है, कूल। चलिए ये हो गया हमारा। अब हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स कि हम इस चीज को अच्छे तरीके से इन अ गुड वे ऑप्टिमाइज किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, मज़ा भी आएगा आपको, ठीक है? देखिए, अब इसका तो चारा आपको पता ही है। हम बेसिकली क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम फ़ाइल को रीड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, आपको पता है। इंटरनली मेरा जो एफएस मॉड्यूल मैंने आपको बताया था, एफएस मॉड्यूल भी इंटरनली क्या यूज़ करता है, स्ट्रीम्स यूज़ करता है, राइट? तो मेरे पास एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं एफएस डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम। अच्छा, ये रीड स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? पहली बात तो हम स्ट्रीम्स का प्रयोग कर रहे हैं स्टूडेंट, यूज़ कर रहे हैं। रीड स्ट्रीम का मतलब सिंपल होता है कि भाई जिस भी फ़ाइल को मैं यहाँ पर पास करूँगा ना, इसके अंदर पास करूँगा, इसके अंदर में से जो भी डेटा है, उसे चंक्स में मेरे पास ला कर दो। मेरे पास का मतलब है सर्वर के पास ला कर दो। ठीक है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, इस वाले फाइल पाथ को हम पास कर सकते हैं स्टूडेंट्स? चलिए पास कर देते हैं। पास कर दिया। ये मुझे क्या करेगा, ये जो लॉजिक मैंने लिखा, ये मुझे क्या करेगा, मेरे फाइल से ना सर्वर के पास में डेटा छोटे-छोटे चंक्स में प्रोवाइड करता रहेगा। मैं इस वेरिएबल का नाम भी रख सकता हूँ, लेट्स से डेटा, है ना? कॉन्स्ट डेटा, डन है। या फिर इसका नाम आप रीडेबल स्ट्रीम ही रख दीजिए। जो नाम है, जो काम है, उसी का नाम रख दो आप। चलो ठीक है, रख दिया। एंड इसका पता है लास्ट में एंडिंग इसका बड़ा सिंपल होता है। आपने एक रीडेबल स्ट्रीम बना दिया। अब मुझे पता है रीडेबल स्ट्रीम का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप डायग्राम देखें एक बार, आइए। रीडेबल स्ट्रीम का काम होता है कि जो भी मेरी फाइल होती है ना, इसके अंदर में से डेटा को चंक्स में तोड़-तोड़ कर सर्वर तक पहुँचा देने का काम होता है किसका? रीडेबल स्ट्रीम का। तो रीडेबल स्ट्रीम का तो काम हमने कर लिया कंप्लीट, है ना? अब हमारे हमारे पास क्या चीज़ मिसिंग है? सर्वर के पास डेटा आएगा, बफर के अंदर स्टोर करेंगे। चलिए सब चीज़ हम समझ गए, बट अब मुझे क्या करना है? क्लाइंट के ऊपर इस डेटा को चंक्स में भेजते जाना है ना? तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? राइटेबल स्ट्रीम की। बट क्या हम अभी ऑफिशियली राइटेबल स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं बोलता हूँ आप यूज़ करो ना, आप एक चीज़ यूज़ करो, रिस्पॉन्स वाला ऑब्जेक्ट। क्योंकि याद करिए कल मैंने आपको नोड के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में दिखाया था कि राइटेबल स्ट्रीम का एक एग्जांपल होता है आपका रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भी। अच्छा, मैं कौन-सा ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ? ये जो आपका कॉल बैक होता है। कॉल बैक, हैंडलर कॉल बैक होता है ना, इसके अंदर जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है, ये भी एक राइटेबल स्ट्रीम होता है। तो मैंने एक चीज़ बताया था कल की क्लास के अंदर, आप क्या लिख सकते हो? आप लिखो रीडेबल स्ट्रीम रीडेबल स्ट्रीम डॉट पाइप एंड पाइप के अंदर रिस्पॉन्स को पास कर दीजिए। अच्छा, इसका मतलब मैंने कल भी बताया था कि हम क्या कर रहे हैं ना, हम एक पाइप से जोड़ दे रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं? आपकी रीडेबल स्ट्रीम को एंड राइटेबल स्ट्रीम को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी डेटा मेरे पास चंक्स में आ रहा है फाइल से सर्वर के पास में, इसे आप आगे पास ऑन कर दीजिए। किसके पास? आपके डेस्टिनेशन के पास। अच्छा, आपका डेस्टिनेशन कौन है? क्लाइंट है। बस सिंपल, हो गया, कर दिया। अब हमें इसके साथ देखना है कि भाई ये जो अप्रोच हम फॉलो करने वाले हैं अभी अभी जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी मैंने किया नहीं है रिक्वेस्ट, राइट? मैं क्या करता हूँ, एक न्यू टैब के अंदर मैं बस लिख के रखता हूँ अभी। अभी मैंने एंटर प्रेस नहीं किया है, ठीक है स्टूडेंट्स? डन। तो हम देखते हैं इन अ गुड वे आप वीडियो को किस तरीके से सर्वर से डाउनलोड कर सकते हो। रैम भी मेरा यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो प्रोसेस। एक बार मैं अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? सो दैट ये सारे के सारे प्रोसेस हट जाएँ। एक बार हटने देते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, हो गया। अब मैं रन करूँगा अपने सर्वर को। तो देखिए आइडियली आपको पता है नोड बड़ा कम मेमोरी कंज़्यूम करता है। 21.8 एमबी, इट इज़ नथिंग, राइट? हो गया। अब आप रिक्वेस्ट करिए एक बार। ओके, ओके, माय बैड स्टूडेंट्स, माय बैड स्टूडेंट्स। मेरे से गलती हो गई। पता है क्या गलती हुई? मैंने वीडियो को क्लाइंट के ऊपर तो भेजा, बट आप देख पा रहे हो मेरा वीडियो डाउनलोड हो रहा है। पता है ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि एक चीज़ मैं स्किप भूल गया, जो हमें हेडर्स सेट करने थे।
हेडर्स एंड स्टेटस कोड, मतलब ये जो लाइन था ना, ये लाइन भी तो ज़रूरी है ना स्टूडेंट्स, कि भाई आप अगर अपने अपने सर्वर से अगर डेटा क्लाइंट को भेज रहे हो, तो उस डेटा का फॉर्मेट क्या है? वो तो वीडियो फाइल है ना, वो तो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल नहीं है, तो इसीलिए स्पेसिफाई करनी ज़रूरी थी। तो मैं क्या लिखूँगा? वही सेम चीज़, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, है ना? इसके अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट है आपका स्टेटस कोड एंड सेकंड इज़ योर ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर आप स्पेसिफाई करोगे आपके कंटेंट का टाइप। एंड कंटेंट का टाइप क्या होगा? वो आप वैल्यू के अंदर स्पेसिफाई करोगे, की के करस्पॉन्डिंग में वैल्यू होता है, तो वैल्यू विल बी वीडियो स्लैश MP4। डन है स्टूडेंट्स, कर दिया। आइए, अब एक बार हम देखते हैं, वापस से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है? एक बार सर्वर देख लेते हैं एक बार। हाँ, सॉरी, मेमोरी कंजम्पशन देख लेते हैं सर्वर का। तो देखिए, सर्वर अभी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, 3 प्रोसेस आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी पता है क्या करना होता है बार-बार। चलिए, अब एक बार वेट कर लेते हैं, सारे प्रोसेस को वो होने दीजिए। एक्चुअली क्या है ना, हमारा जो ये एक्टिविटी मॉनिटर होता है, ये इसे थोड़ा-सा टाइम लगता है रीलोड होने के लिए। चलिए, हो गया। रिक्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, चलिए। मेरा वीडियो लोड हो गया स्टूडेंट्स, रजत, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख, इसे होने देते हैं, रन होने देते हैं। हाँ, आप आ जाओ इसके अंदर, मेमोरी कंजम्पशन के अंदर स्टूडेंट्स। क्या आप नोटिस कर पा रहे हो स्टूडेंट्स? मैंने एक अप्रॉक्सिमेटली 300 एमबी का फाइल को मेरे फाइल से सर्वर के पास प्रोसेस करवाया एंड सर्वर से मैंने उसको क्लाइंट को फॉरवर्ड किया। और आप देख पा रहे हैं आपका मेमोरी कंजम्पशन कितना है? दिस इज़ नथिंग, राइट? अब आप इसी सेम प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स कर दीजिए, ठीक है? नहीं, नॉट दिस। इस रिक्वेस्ट को मैं क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, इस रिक्वेस्ट को, ये जो मेरा यूआरएल है, इसे मैं मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है? सो रजत, जैसे कि आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे सुन हो, ही पा जैसे रहे कि हो, दिस इज आंसर आवर बहुत ज़्यादा दिस सर्कस हो इज रहा है, आवर कोई बात नहीं, ठीक है? मैंने दिस म्यूट कर इज दिया, आवर सारे दिस म्यूट इज कर आवर दिया, रोड ठीक मैप, है? सुनिए, ठीक है, एक बार सुनिए, देखिए एक सर, बार आपको देखिए हमारे सर, प्लीज़ आपको डायग्राम हमारे प्लीज़ प्लीज रिपोर्ट रिपोर्ट आइए, आइए एंड ये है, आप एंड ये इसे है, थोड़ा सा टाइम ये है लगेगा, डायग्राम आप सोच पा रहे हो, ये आप ये सारे इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, आप इसके तो सोचो मैंने कितने सारे प्रोसेसेस को इनिशियलाइज़ कर दिया, स्टिल आप मेरा जो प्रोसेस है ना बड़ा अजीब सा है, एंड एज़ यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये हम कभी भी कर सकते हैं, है ना? बिकॉज़ मेरे सारे के सारे मतलब अप्रॉक्सिमेटली टैब्स के अंदर मेरा वीडियो जो है ना, वो प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड का मतलब एक्चुअल में डाउनलोड नहीं होता, स्ट्रीम हो रहा सो है, हमारे राइट? ये तो वो स्ट्रीम हो कुछ रहा है अच्छे तरीके से एकदम, बिना किसी लैग वगैरह के। सो एक सेकंड स्टूडेंट, हाँ, मैं अब अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, तो इससे हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, आप एक वीडियो को सर्वर से किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, बट इन अ गुड एफिशिएंट वे। तो मैंने हमेशा बोला स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, गुड मेथड इज व्हाट वी ऑलवेज ट्राई टू यूज स्ट्रीम्स, है ना? जब भी आप गुड मेथड बोल रहे हो, इसका मतलब आप स्ट्रीम्स यूज कर रहे हो। बट अब जब आप बोल रहे हो बैड वे, इसका मतलब है कि भाई डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, रीड राइट ऑपरेशन कर रहे हो, जो हम पहले करते थे फाइल के अंदर, है ना? जैसे आप करते हो रीड फाइल सिंक, फिर राइट फाइल सिंक, तो दोज आर योर बैड टाइप ऑफ ऑपरेशंस। एंड स्ट्रीम के अंदर आप काम करोगे तो आप कभी भी मेमोरी से तो कभी भी परेशान नहीं होगे। जितनी भी मेमोरी है आपके पास वीपीएस के ऊपर, या फिर आपके रैम का जो भी मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी, या फिर व्हाटएवर इट इज, ठीक है स्टूडेंट्स? सो इसके साथ विद दैट सेड स्टूडेंट्स, हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। डन है स्टूडेंट्स? एंड आज के लिए हमारे पास सिर्फ और 2 टॉपिक्स बाकी हैं, जिसको हम अगर कर लेंगे तो वी आर गुड टू गो विद एक्सप्रेस, ठीक है? अब हम एक्सप्रेस स्टार्ट कर सकते हैं वेडनेसडे वाले क्लास के साथ। तो चलिए, लेट नहीं करते हैं, पहले मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम बताइए? अच्छा, सर मेमोरी मैनेजमेंट सबका विंडोज में कैसे देखूं? यस, विंडोज में? टास्क मैनेजर, अच्छा अच्छा। ये यस सर, सर। टास्क मैनेजर से आप देख सकते हो, है ना? ओके सर। ओके, अच्छा सर इन टास्क मैनेजर के जकड़ वो कैसे निकालो, मतलब उसके जकड़ क्या करें? हाँ, तो मैं आप टास्क मैनेजर में जाकर आप सर्च करो पहले नोड के लिए, ठीक है? नोड अगर आप सर्च करोगे तो ऑब्वियसली आपके सिस्टम के अंदर नोड इंस्टॉल्ड है, नोड जेएस हम्म हम्म इंस्टॉल्ड हम्म है ना? तो आपको वो वाला मिल हम्म, जाएगा एप्लीकेशन, या फिर सॉफ्टवेयर रन कर रहा होगा। तो तब आप जाकर उसके मेमोरी को देख सकते हो कि वो एक्चुअल आपके फिजिकल मेमोरी में से कितना ज़्यादा अच्छा मेमोरी कंज्यूम अच्छा कर रहा है, अच्छा ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके, चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉपिंग फाइल्स ऑन द सर्वर। अच्छा, कॉपिंग फाइल्स ऑन द सर्वर को कोड करने से पहले ना, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब होता क्या है, ठीक है? आइए, अब मानिए ना, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चंस है, इनको समझने के लिए आप ऐसा इमेजिन करिए, अब आपके पास ना क्लाइंट को कोई डेटा भेजना नहीं है आपको। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैं बोल रहा हूँ कि इस बार आपको क्या है ना, क्लाइंट से सिर्फ रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है? एक सेकंड, हाँ, मैं इसको थोड़ा-सा कर्व कर देता हूँ, लाइक दिस। क्लाइंट से रिक्वेस्ट तो आएगी ज़रूर, है ना? रिक्वेस्ट क्या आएगी कि मिस्टर सर्वर, मुझे एक फाइल को दे दो। बट एक्चुअली में ना, सर्वर आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा। एक्चुअल में पता है सर्वर क्या करने वाला है इन रियलिटी? एक फाइल होगी दूसरी फाइल। मैं लेट्स से इस फाइल का नाम दे देता हूँ आउटपुट.txt, ठीक है? आउटपुट.txt। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, थोड़ा-सा आपको स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट एक बार आप समझ जाओ ना कि मेरा मोटिव क्या है समझाने का, तो फिर आपको सारे के सारे पिक्चर्स क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला, क्लाइंट बोलेगा अपने सर्वर को कि भाई साहब, मुझे ना एक कॉपी ऑपरेशन करना है, बट तुम ना मुझे कुछ रिटर्न मत करना। ये कौन बोल रहा है? क्लाइंट बोल रहा है सर्वर को कि भाई साहब सर्वर,
तुम्हें मुझे एक टास्क असाइन करना था, मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूँ, तुम एक टास्क करो, बट मुझे इन रिटर्न कोई वैल्यू तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, तुम बस काम कर देना। कौन बोल रहा है? ये क्लाइंट बोल रहा है। आई रिपीट स्टूडेंट, फिर से आप सुनिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला कि क्लाइंट ने सर्वर को बोला कि भाई साहब सर्वर, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक टास्क, एक मिशन दे रहा हूँ, तुम बस मिशन को कंप्लीट कर दो, मुझे वापस रिटेलिएट करके रिस्पॉन्स देने की कोई जरूरत नहीं है। ये पहली बात, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, हो गया, सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट आएगा, उस रिक्वेस्ट के बिहाफ पर हम क्या करेंगे ना, मान लीजिए ये एक फाइल है आपके पास, अच्छा फाइल का नाम क्या है, लेट्स से मान लीजिए ये वाला sample.txt। तो हम क्या करेंगे, आपको भी पता है स्टूडेंट्स, sample.txt के अंदर में से बहुत ज्यादा डेटा है ना, 8 lakhs के अप्रोक्सीमेटली मेरे पास वर्ड्स लेटर्स हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि sample.txt के अंदर में से मुझे डेटा को फेच करना है, प्रोसेस करना है ना। तो अब सर्वर क्या करेगा, इस फाइल के अंदर में से डेटा को फेच करेगा। एंड हमें पता है डेटा फेच करने का दो तरीके होते हैं, एक होता है गुड वे, एक होता है बैड वे। बैड वे आपको पता है डायरेक्टली आप फाइल ऑपरेशंस लगाते हो, एंड गुड वे इज यूजिंग स्ट्रीम्स, दोनों चीजें आपको पता है। तो सर्वर क्या करेगा, इस फाइल के अंदर में से डेटा को फेच करके लेकर आएगा सर्वर के ऊपर, पहले सर्वर के ऊपर लेकर आएगा। एंड जैसे ही मेरे पास ये जो फाइल है इसका हर एक डेटा मेरे सर्वर के पास आ जाएगा ना, तब मैं क्या बोलूंगा ना, मान लीजिए आपके पास एक और फाइल है output.txt, बट ये बेचारा खाली फाइल है, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज एन एम्प्टी फाइल। तो मेरा मेन मकसद क्या है ना स्टूडेंट, अब मैं आपको सम अप करके बताता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट किया सर्वर को, रिक्वेस्ट में क्लाइंट ने क्या बोला ना, बोला कि भाई साहब सर्वर, मैं तुम्हें टास्क दूंगा, वो कर दो बस, मुझे कुछ रिटर्न में आंसर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टास्क कर दो। सर्वर ने समझा, अच्छा ठीक है, टास्क क्या था, टास्क ये था ना, sample.txt के अंदर जो भी कंटेंट है ना, मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना है output.txt के अंदर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ output.txt क्या मेरा एक खाली फाइल है, एम्प्टी फाइल है। अच्छा एम्प्टी फाइल कैसा दिखता है स्टूडेंट्स, आप क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। output.txt एक खाली फाइल कैसा दिखता है स्टूडेंट्स, ऐसा दिखता है। तो मेरा मकसद सिंपल है, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि sample.txt के अंदर जितना भी आप देख पा रहे हो ना, जितने भी लाइंस ऑफ बोल सकते हो डेटा है, इसे हमें क्या करना है, output.txt के अंदर कॉपी कर देना है। तो बस इतना टास्क किसने बोला, मेरे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया सर्वर को कि भाई साहब इतना काम आप कर दो बस। मतलब कि सर्वर क्या करेगा, सबसे पहले इस sample.txt के अंदर के डेटा को रीड करेगा, एंड इसी डेटा को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे इस नए वाले फाइल के अंदर जो खाली फाइल है output.txt के अंदर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डन है। अब चलिए इसको हम इनिशियलाइज करते हैं, मतलब इस वाले एक्शन को। सर एक चीज है सर, वो TLG.draw मतलब जो ये है, ये क्या है TLG.draw, मतलब ये सॉफ्टवेयर है क्या, ये कोई ऑनलाइन नहीं ये मतलब ये कुछ नहीं सीखने है, वाली? बेसिकली ये कैनवस है जिसके अंदर आप ड्राइंग्स कर सकते हो, ठीक है, ड्राइंग्स कर सकते हो, अपने अच्छा, डायग्राम्स बना मतलब सकते ये हो जो स्टूडेंट्स। हाँ लेफ्ट पेन जो नेविगेशन है, मतलब ये सब आपके बनाना है? हाँ, ये सब, ये सारे के सारे मेरे, मतलब मैं जो पढ़ाता हूँ ना डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स को, तो अच्छा ये मेरे खुद अच्छा। के नोट्स हैं जो मैं बेसिकली रखता हूँ यहाँ पर, आप देख पा रहे हो ये रिटर्न नोट्स है मेरे, जो मैं स्टूडेंट्स तो को सर पढ़ाता हूँ ये घर। आप दे दीजिए तो हम लोग तो जो है अच्छे तरीके से देख सकते हैं, मतलब अगर जब हम हाँ लोग हाँ, जब। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो भेज दिया है श्रेयस जी, मैंने तो भेज दिया है बैकएंड के जितने भी ये हैं स्लाइड्स हैं। हाँ हाँ, ये तो दे दिया, ये तो हाँ दे हाँ दिया, हाँ, देखा। यस यस मैंने भेज दिया है। एंड ये सब आपके लिए अभी कोई काम की चीज़ नहीं है, राइट, बिकॉज ये अलग डोमेन के है, ये सब डेटा एनालिटिक्स फील्ड के हैं, डेटा साइंस, अच्छा अच्छा डेटा अच्छा। एनालिटिक्स फील्ड के हैं। तो डेटा साइंस में आप क्या करोगे अभी, है ना। तो इसीलिए ओके। चलिए फिर लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास। सो ये है मेरा मकसद, ठीक है। तो आइए अब हम अपने मकसद को एग्जीक्यूट करते हैं, बट मुझे क्या करना है ना स्टूडेंट्स, मैं बोलता हूँ ना, ये जो मेरा बेस यूआरएल है इसके अंदर हम कोई काम नहीं करेंगे, बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी हमने बहुत सारा काम कर लिया है ना, बहुत सारे मिशंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं बोलता हूँ कि हम जानते हैं हम इफ कंडीशन को छोड़कर मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस लगा सकते हैं, और मल्टीपल इफ एल्स लगाने के लिए हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं एल्स इफ। बड़ा सिंपल है, मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा जो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर अगर रिक्वेस्ट आता है क्लाइंट की तरफ से, कौन से राउट पर रिक्वेस्ट आता है, मतलब मेरे क्लाइंट से कॉपी राउट पर, तब हमें ना धूम धड़ाका कोई एक्शन करना है, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा राउट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं बोलूंगा कॉपी राउट वर्किंग फाइन, मैं क्या करूंगा, ये एज अ रेस्पॉन्स भेज दूंगा मेरे सर्वर से क्लाइंट के पास, ठीक है। चलिए मेरा सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स। अभी देखिए रैम कंजम्पशन आपको पता ही है, बहुत नॉमिनल होगा, एक बार मैं एक्चुअल देख लेता हूँ, सी या एक्चुअल अभी वापस से रिस्टोर हो चुका है, ठीक है। 24 MB के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, मतलब कि कुछ ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा है मेरे सर्वर के द्वारा बाय द सर्वर, ठीक है। चलिए अब हम रिक्वेस्ट करते हैं, पहले पहले तो करेंगे बेस यूआरएल के पास में। अच्छा बेस यूआरएल के पास किया तो आप देख सकते हो मेरा क्या लोड हो गया स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो अपलोड हो गया, मतलब आ गया मेरे पास, है ना, डाउनलोड हो गया। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो बेस यूआरएल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो वाले ऑपरेशन को मैंने रखा हुआ है। बट मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, अभी वीडियो वाले ऑपरेशन को अभी कमेंट कर देते हैं, बिकॉज मुझे बेस यूआरएल से कोई अभी कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। मुझे रिक्वेस्ट मारना है एक्चुअल में मेरे कॉपी वाले राउट से। तो ये क्या हो गया आपका कॉपी वाला राउट। तो यहाँ से मैं बेसिकली रिक्वेस्ट करूंगा, अपने क्लाइंट से सर्वर के पास मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा। जैसे मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा स्टूडेंट, देखना आप, मैंने रिक्वेस्ट भेजी मेरे क्लाइंट से सर्वर के पास में, सर्वर ने मुझे क्या रिटर्न किया स्टूडेंट्स, मुझे रिटर्न किया ये वाला रिस्पॉन्स। एंड फिर मैंने क्या बोला कि रिस्पॉन्स को एंड कर दो, सर्वर के साइड से रिस्पॉन्स कंप्लीट हो गई है। तो आप देख सकते हो कॉपी राउट वर्किंग फाइन, डन हो गया। अब आ जाइए मेन मुद्दे पर कि भाई हमें क्या करना है, कॉपिंग फाइल्स ऑन द सर्वर द बैड वे।
ठीक है? तो बैड वे बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी फाइल को लेट्स से मुझे क्या करना था स्टूडेंट्स, sample.txt को कॉपी करवाना है, तो एट फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, sample.txt के अंदर जो भी डेटा है उसे फेच करना पड़ेगा। एंड मुझे पता है कि अगर मैं बैड वे देखूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास सबसे ईज़ी तरीका होता है डेटा को फेच करने का, एफएस मॉड्यूल। एफएस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं रीड फाइल सिंक, है ना? रीड फाइल सिंक मेथड की मदद से मैं किसी भी फाइल के अंदर में से डेटा को फेच करके लेकर आ सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले यूआरएल को, इस वाले पाथ को आप प्रोवाइड कर दो। कौन-सा फाइल का नाम क्या था? sample.txt। तो मुझे पता है जब मैं ये रीड ऑपरेशन करूंगा ना इस sample.txt के अंदर में, तो ये क्या है, सिंक्रोनस ऑपरेशन है। तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू रिटर्न मी सम डेटा। मैं इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ जिसका नाम भी मैंने डेटा रख दिया, या फिर एक हाँ अभी डेटा रखते हैं स्टूडेंट, ठीक है? हो गया, रीडिंग ऑपरेशन हो गया। अब आपको पता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरा मेरा स्टेप क्या होने वाला है। अगर आपने रीडिंग ऑपरेशन कर लिया है, तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है, आउटपुट.txt के अंदर राइट कर दो आप, है ना? सी मुझे पता है कि मेरा जो sample.txt है स्टूडेंट्स, इसके अंदर का डेटा मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है अपनी डेटा वाले वेरिएबल के अंदर में। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे आउटपुट.txt के अंदर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा। तो आपको पता है स्टूडेंट, जैसे मेरे पास रीड फाइल सिंक मेथड होता है एफएस मॉड्यूल के अंदर, सिमिलरली हमारे पास एक राइट फाइल सिंक मेथड भी होता है एफएस मॉड्यूल के अंदर। तो मैं बोलूंगा कि भाई लिखना कहाँ पर है, ये जो डेटा आप बोल रहे हो इसको लिखना कहाँ पर है, इस फाइल का नाम बताओ। तो मैं बोलूंगा फाइल का नाम क्या है स्टूडेंट्स, आउटपुट.txt, दे दिया मैंने फाइल का नाम। एंड इसके बाद आपको पता है स्टूडेंट्स, राइट फाइल जो सिंक होता है ना, ये हमसे दो आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है। तो पहला आर्गुमेंट तो मैंने दे दिया, दूसरा आर्गुमेंट होता है कि भाई आउटपुट.txt के अंदर आपको डेटा कौन सा पेस्ट करना है। तो कौन सा डेटा पेस्ट करना है, जो मेरे इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है स्टूडेंट्स, वेरी इजी। एक बार ना फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मैंने क्या बोला कि sample.txt फाइल के अंदर में जो भी डेटा है उसे आप निकाल कर लाओ, फेच करो। तो मुझे पता है fs.readFileSync मेथड वो काम कर देगा मेरा, एंड ये जो भी काम करता है वो सिंक्रोनस होता है। तो हमें एक वेरिएबल चाहिए होती है उसे स्टोर करने के लिए, है ना? तो मैंने इसे स्टोर कर लिया, जो भी डेटा मेरे sample.txt के अंदर में से आया है। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, sample.txt में से तो डेटा मैंने निकाल लिया है, बट आउटपुट.txt के अंदर पेस्ट भी तो करना है, राइट भी तो करना है ना। राइट का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप बोल सकते हो ऐड करना है डेटा आउटपुट.txt के अंदर। तो बस इसीलिए मैंने यूज करा fs.read राइट फाइल सिंक मेथड, डन। इसके अंदर आप दो आर्गुमेंट्स पास करते हो। पहला आर्गुमेंट कि फाइल का नाम क्या है जिसके अंदर आपको राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फाइल का नाम है आउटपुट.txt, एंड आउटपुट.txt के अंदर एक्चुअल डेटा क्या पास करना है, दैट इज योर सेकंड आर्गुमेंट। डन है स्टूडेंट्स, हो गया काम खत्म। एंड लास्ट में आपको पता है क्या करना पड़ेगा, रेस्पॉन्स डॉट एंड करना पड़ेगा, है ना? रेस्पॉन्स डॉट एंड करना वेरी जरूरी, इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज ये मेरा क्या है, सिंक्रोनस मेथड है, दिस इज माई सिंक्रोनस मेथड। तो ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम राइटिंग ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। जब तक मेरी राइटिंग ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगी मेरा रेस्पॉन्स एंड नहीं होगा। तो ये सारा का सारा चीज ना बिल्कुल सिंक्रोनस वे में काम कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है? अब चलिए एक बार रिस्पॉन्स भेज कर देखें, सॉरी माय बैड, हम एक बार क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट भेज कर देखें। आप एक बार आ जाओ इसके अंदर, है ना? एक्चुअल मेमोरी कंज्यूम कितनी हो रही है, अच्छा यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है सीन, कोई बात नहीं, हम एक बार सर्वर को रीस्टार्ट कर देंगे। जब भी आप देखोगे ना स्टूडेंट ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम हो रही है, तो एक बार आप क्या करना, सर्वर को रीस्टार्ट कर देना। डन कर दिया। अब आप देखो एक बार प्रोसेस दोनों गायब हो जाएंगे, फिर से आ जाएंगे। या सो लेट्स वेट एंड वॉच, आ गया 21.9 MB, दिस इज द आइडियल स्टेट ऑफ योर सर्वर, डन। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट भेजूंगा। मैंने भेजी रिक्वेस्ट, कुछ तो हो रहा है स्टूडेंट्स, कुछ तो हो रहा है, ठीक है, कुछ तो हो रहा है। आप एक बार अपने इसके अंदर आइए, एक्टिविटी मॉनिटर के अंदर। कैन यू सी स्टूडेंट्स, आपका मेमोरी कितना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, 105। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट से मेरी इतनी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम हो रही है, ठीक है? एंड अगर आप अब आकर एक बार आउटपुट.txt को ओपन करिए तो ज़रा देख पा रहे हो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है यहाँ पर राइटिंग ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है? हो गया, देखिए राइटिंग ऑपरेशन हो चुका है। ये तो मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा लेट कर दिया है ना? मैं बोलता हूँ एक बार फिर से आउटपुट.txt को आप खाली कर दो। खाली कर दिया मैंने, खाली कर दिया स्टूडेंट्स। चलिए फिर से एक बार करते हैं ना, है ना? तो हमें दिखेगा अभी होते हुए। तो फिर से करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे क्लाइंट की तरफ से। मैंने भेजा रिक्वेस्ट, अब आप देखना आउटपुट.txt के अंदर डेटा किस तरीके से भरने वाला है। एक ही बार में डेटा भरेगा स्टूडेंट्स, है ना? देखते रहिए। अच्छा अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा है। जैसा आप एक बार देखो, क्या हुआ? मैंने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। आपने देखा कुछ देर के लिए मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया था, अचानक से एकदम जादू की तरह पूरा का पूरा डेटा आ गया। क्योंकि आपको पता ही है, मैंने आपको बताई है कि दिस इज अ बैड वे। बैड वे के अंदर होता क्या है कि आप क्या करते हो, इस फाइल को एक ही बार में कंप्लीटली प्रोसेस करते हो सर्वर के अंदर, एंड जब तक आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होगा सर्वर पूरा जी जान लगा देगा इस फाइल को प्रोसेस करने के लिए, डेटा को फेच करने के लिए। एंड जब तक मेरा 110% डेटा पूरा आएगा नहीं, तब तक हम आगे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे नहीं इस पर्टिकुलर आउटपुट.txt वाले फाइल के अंदर। फिर आप क्या करोगे, पूरे के पूरे फाइल को उठाकर इसके अंदर छाप दोगे मतलब पेस्ट कर दोगे, है ना? ये कर दोगे आप। तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक ऑपरेशन है, बट इसका एक ऑप्टिमाइज वर्जन है विच इज द गुड वे, ठीक है स्टूडेंट्स? एंड इसीलिए मैंने बोला था, जो फ्राइडे को हमने क्लास ली थी ना, इवेंट्स इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स, मैंने क्या बोला था, वो एक एमिटर होता है, राइट? एमिटर के अंदर हमारे पास दो मेथड होते थे, याद करिए, एक ऑन मेथड होता था, एक होता था एमिट मेथड। ऑन क्या होता था, हमारा इवेंट लिसनर जिससे आप इवेंट्स को बना सकते हो, एंड एमिट वाला जो मेथड था, इसकी मदद से आप किसी भी इवेंट को ट्रिगर कर सकते हो कि उस इवेंट को कब, मतलब लेट्स से बुलाना है, कॉल करना है ना, इस तरीके से। तो हमने क्या देख लिया स्टूडेंट्स, कॉपिंग फाइल ऑन द सर्वर यूजिंग द बैड वे, ठीक है? तो मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ, डन।
अब हमें देखना है कॉपिंग फाइल्स ऑन द सर्वर इन अ गुड वे। अब गुड वे के अंदर आपको पता ही है, जब भी गुड शब्द आ जाए ना, आप समझ जाना स्ट्रीम्स आ गए, स्ट्रीम्स आ गए। तो अब स्ट्रीम्स यूज़ करिए, आप कैसे यूज़ करोगे? बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, मैं बोलता हूँ इन सबको हम कमेंट कर देंगे अब, है ना? कमेंट कर दिया। फिर वही वही पुरानी बात है, क्या बोलोगे आप? एफएस डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम। आपको पता है रीड स्ट्रीम क्या करता है स्टूडेंट्स? एक पर्टिकुलर फाइल से, एक बार मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। एक पर्टिकुलर फाइल से डेटा को भेजता है सर्वर के पास, बट एक ही बार में नहीं, कलेक्टिवली एक बार में नहीं, चंक्स में डेटा भेजा जाएगा सर्वर के पास में। कौन करता है? ये आपका रीडेबल स्ट्रीम काम करता है ना? इसके अंदर रीडेबल स्ट्रीम के अंदर आपको बताना पड़ेगा ना फाइल का नाम, जिसमें से ये फाइल का नाम, जिसमें से आप चाहते हो डेटा रीड होकर छोटे छोटे चंक्स में सर्वर के पास जाए। तो उस फाइल का नाम क्या है? सैंपल डॉट टीएक्सटी, जहां से मैं डेटा को प्रोसेस करना चाहता हूँ, डेटा को, है ना? तो मैं क्या करूंगा, इस मेथड के अंदर मैं सैंपल डॉट टीएक्सटी को पास कर दूंगा, सैंपल डॉट टीएक्सटी को पास कर दिया। एंड मुझे पता है दिस इज अ सिंक्रोनस मेथड अभी के लिए, है ना? तो ये क्या करेगा, मुझे एक रीडेबल स्ट्रीम दे देगा। तो मैं वेरिएबल का नाम भी स्टूडेंट यही दे सकता हूँ, रीडेबल स्ट्रीम। डन है स्टूडेंट्स? तो आपका क्या हो गया, आपका रीडिंग ऑपरेशन तो हो गया, रीडेबल स्ट्रीम आपने क्रिएट कर दिया। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, इस केस में क्या करना पड़ेगा ना, आपने जिस तरीके से रीडेबल स्ट्रीम बनाई, रीडेबल स्ट्रीम क्या हेल्प करता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने स्टेटमेंट को। रीडेबल स्ट्रीम हमें ये हेल्प करता है कि भाई फाइल के अंदर से डेटा को चंक्स में तोड़ तोड़ कर सर्वर के पास भेजने का काम करता है रीडेबल स्ट्रीम। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे राइट हैंड साइड देखें, राइटेबल स्ट्रीम क्या करता है? राइटेबल स्ट्रीम बफर के अंदर में, जो मेरा जो सर्वर के अंदर में चंक्स का डेटा है ना, उसे बेसिकली राइट करने में हेल्प करता है, मतलब सर्व करने में हेल्प करता है। राइटेबल स्ट्रीम का काम क्या होता है कि जो डेटा मेरे सर्वर के अंदर आ गई हो, चंक्स के अंदर, आप बोल सकते हो डेटा जो आई है चंक्स के अंदर, इसी डेटा को आगे कैरी फॉरवर्ड करना, आगे पास करना, क्लाइंट के ऊपर शो करना, या फिर आगे पास करना, किसकी काम होती है? राइटेबल स्ट्रीम की। तो मैं बोलता हूँ ना स्टूडेंट्स, अब आप ऑफिशियली यूज करो राइटेबल स्ट्रीम को। कैसे यूज करोगे? अरे भाई सिंपल है, जिस तरीके से आपने एफएस, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स, मेरा जो एफएस मॉड्यूल होता है वो इंटरनली स्ट्रीम्स को यूज करता है, तो मैं एफएस मॉड्यूल की मदद से भी रीडेबल स्ट्रीम क्रिएट कर सकता हूं। तो सिमिलरली एफएस मॉड्यूल की मदद से ही स्टूडेंट्स, आप एक राइटेबल स्ट्रीम भी तो क्रिएट कर सकते हो। कैसे करोगे? आप लिखोगे राइट रीड स्ट्रीम, क्रिएट कर लिया। अब कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, अरे माय बैड, एक सेकंड, है ना? क्रिएट राइट स्ट्रीम मेथड, डन। अब आपको भी पता है स्टूडेंट्स, जिस तरीके से मैंने क्रिएट रीड स्ट्रीम मेथड के अंदर अपने फाइल को पास किया था, मुझे सेम काम करना है राइटेबल स्ट्रीम बनाने के लिए। मुझे क्या करना पड़ेगा? उस वाले फाइल का पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसके अंदर मैं राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है ना स्टूडेंट्स, जब मेरे सर्वर के अंदर में से चंक्स में डेटा आएंगे, तो इन चंक्स वाले डेटा को मुझे क्या करना है? इस वाले फाइल के अंदर भेजना है ना, इस वाले फाइल के अंदर भेजना है। तो इस फाइल को मुझे कहां पर रखना पड़ेगा? राइटेबल स्ट्रीम के पास में। तो राइटेबल स्ट्रीम के अंदर मैं किस वाले फाइल के पाथ को पास कर सकता हूं? आउटपुट डॉट टीएक्सटी। अच्छा, हो गया जी। एंड इसे भी आप एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, राइटेबल स्ट्रीम। अच्छा, अभी अगर डाउट है ना स्टूडेंट्स, मैं बोलता हूँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इन दो लाइंस को फिर से पढ़िए। रीडेबल स्ट्रीम क्या करता है और राइटेबल स्ट्रीम क्या करता है, अभी आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और रीडेबल स्ट्रीम इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम अ सोर्स। तो यही तो हम कर रहे हैं ना, रीडेबल स्ट्रीम मैंने बनाया, ये क्या करता है, मेरे सैंपल डॉट टीएक्सटी में से, ये मेरा सोर्स फाइल था, इसमें से डेटा को रीड करता है चंक्स में, हो गया। एंड अ राइटेबल स्ट्रीम इज यूज टू राइट डेटा टू अ डेस्टिनेशन। तो मुझे क्या करना है, जो डेटा मेरे पास रीडेबल स्ट्रीम में से आई है, इसी डेटा को मुझे राइट करना है कहाँ पर? एक दूसरे डेस्टिनेशन पर। डेस्टिनेशन फाइल कौन सी है? आउटपुट डॉट टीएक्सटी, जो बेचारा अभी खाली पड़ा होगा, है ना? इसे खाली कर लेते हैं, ठीक है, नो वरीज। तो मैंने इसे खाली कर लिया। अब ये क्या मेरा डेस्टिनेशन है जिसके अंदर मुझे राइटिंग ऑपरेशन करना है, तो मैंने एक रीडेबल स्ट्रीम बना लिया, मैंने एक राइटेबल स्ट्रीम बना दिया। स्टूडेंट्स, अब तो आपको आगे वाला स्टेप तो आपको पता ही है, हम पाइपिंग करना है बस हमें। पाइपिंग कैसे करोगे? अभी तक हमारे पास राइटेबल स्ट्रीम खुद का नहीं था, एफएस मॉड्यूल का नहीं था, तो हम क्या लिख रहे होते थे हमेशा? हम लिखते थे रीडेबल रीडेबल स्ट्रीम डॉट पाइप, एंड इसके अंदर हम पास कर देते थे रेस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट को, बिकॉज मुझे पता है कि ये जो रेस्पॉन्स वाला ऑब्जेक्ट होता है ना स्टूडेंट, ये भी इंटरनली किसे यूज कर रहा होता है? ये भी आपके स्ट्रीम्स को यूज कर रहा होता है। बट अभी क्या है ना, थोड़ी सी चीज हमारी सी डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, पेचीदा है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ना एक डेस्टिनेशन के अंदर में राइट करना है डेटा को। तो इसीलिए हमने क्या करा, एक राइटेबल स्ट्रीम बना लिया है। तो अब क्या करोगे आप? यहाँ पर पाइप कर दो ना राइटेबल स्ट्रीम को, बस हो गया काम, बस हो गया काम स्टूडेंट्स, डन, डन एंड डस्टेड, काम खत्म। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? कुछ नहीं करना है, बस अब आपको रिक्वेस्ट भेजनी है क्लाइंट से सर्वर के पास में। और यस स्टूडेंट्स, आप बस इस वाले डायग्राम को याद रखना। पता है, हम क्लाइंट को बस एक ही बार यूज में ले रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है स्टूडेंट्स, ये जब मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मेरे क्लाइंट से सर्वर के पास में ना, दैट इज द फाइनल स्टेप, मेरा सर्वर काम कर रहा है। इसके बाद, सॉरी, मेरा क्लाइंट काम कर रहा है, इसके बाद क्लाइंट के पास कोई भी आंसर में, जवाब में कोई भी आंसर नहीं आ रहा होता है ना? क्लाइंट ने बस प्रोसेस स्टार्ट कर दिया कि देखो सर्वर, अब तुम अपना काम स्टार्ट करो, तुम इस फाइल के डेटा को इस वाले फाइल के अंदर कॉपी कर दो। क्लाइंट के पास तो कोई रिस्पॉन्स आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है। आइए चलिए एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, हो गया, डन, स्टार्ट हो गया, है ना? आउटपुट डॉट टीएक्सटी आप ओपन करना एक बार, देखिए डेटा आना स्टार्ट हो गया है। एक बार आप आइए इधर, देखिए मेरा कितना ज़्यादा रैम कंज्यूम हो रहा है, मेमोरी कितनी कंज्यूम हो रही है, बस 34 MB ओनली। कैन यू इमेजिन स्टूडेंट्स? यही डिफरेंस होता है जब आप स्ट्रीम्स यूज़ करते हो।
है ना? एक बार कन्फ्यूजन हो गया होगा शायद, आप देख ही सकते हो। एक बार बीच में आपका मतलब बेसिकली क्या हुआ था, मैं बोल सकता हूँ कि हमारा टास्क मैनेजर अपडेट नहीं हुआ था। मैं बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार ये कर लो, सर्वर को क्लोज़ कर लो, ठीक है? मैंने सर्वर को क्लोज़ किया स्टूडेंट्स, एंड ये स्टूडेंट्स लास्ट में ना हम एक चीज़ बोल रहे हैं, हमें ना रिस्पॉन्स डॉट एंड करना पड़ेगा, है ना? हमें सर्वर को क्लोज़ भी तो करना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स, तो करते हैं। एक बार करके देखते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत होगी तो फिर हम इसे हटा देंगे। तो मैं बोलता हूँ npm रन डेव, मेरे सर्वर मैंने स्टार्ट कर दिया। एक बार रैम कंजम्पशन आप देख लो, मेमोरी कंजम्पशन, जी 22.1 MB डन। मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ फिर से, मेरी रिक्वेस्ट चली गई है स्टूडेंट्स। एक बार आप देख लो फाइल के अंदर डेटा आया कि नहीं। अच्छा रुकिए, नहीं, अभी नहीं कर सकते हम ऐसा, क्योंकि मेरा output.txt खाली नहीं था। एक बार खाली कर देते हैं, फिर हम देखेंगे लाइव कैसे करेंगे। फिर से मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं output.txt के अंदर आंसर आ रहा है कि नहीं। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ स्टूडेंट, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है? अब आप देखिए, पूरा डेटा आ गया, बट आप रैम कंजम्पशन देखना अभी। देखिए, इट इज़ जस्ट पीनट्स स्टूडेंट्स, ठीक है? 36 MB कितना था आइडियल 21, तो आप बोल सकते हो 15 MB सिर्फ बड़ी है, जब मैं एक इतना बड़ा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। बिकॉज़ आप खुद समझ पा रहे हो ना, ये फाइल कितनी ज़्यादा बड़ी थी। 96.9 MB का फाइल था मेरा sample.txt। इसके अंदर में से मैंने फाइल को पूरा का पूरा डेटा को कॉपी कर दिया output.txt के अंदर। सो इज़न्ट इट अ गुड वे? या डेफिनिटली इट इज़ अ गुड वे। तो मैंने क्या सीखा स्टूडेंट्स, आपने क्या सीखा, मैंने क्या सिखाया आपको, दैट इज़ बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक फाइल के अंदर में से ना डेटा को फेच करके यूजिंग स्ट्रीम्स एक-एक करके पहले आप क्या करोगे, चंक्स में डेटा सर्वर के पास पास ऑन करोगे, एंड फिर वो जो चंक्स वाली डेटा थी, वो आप फिर दूसरे फाइल के अंदर सर्व कर दोगे एज़ अ डेस्टिनेशन, है ना? राइटेबल स्ट्रीम के फॉर्मेट में। तो ये आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया स्टूडेंट्स, यूजिंग योर, आप बोल सकते हो गुड वे। आप फाइल को किस तरीके से कॉपी कर रहे हो ऑन द सर्वर। एंड ये जो आपका जो क्लाइंट है ना, ये बस आप बोल सकते हो कि वो बस स्टार्टर, मतलब स्टार्ट देने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि चिंगारी देने के लिए। तो बस एक बार स्टार्टिंग का जो इनिशियल पुश होता है ना, वो देने के लिए हम क्लाइंट को यूज कर रहे हैं। क्योंकि बगैर क्लाइंट के मैं इस प्रोसेस को कैसे स्टार्ट करूंगा? क्या ये पॉसिबल है? बिना क्लाइंट के मैं पॉसिबल है कि मैं अपने फाइल को, मैंने मेरे फाइल के रीडिंग ऑपरेशन को स्टार्ट कर दूं यूजिंग द रीडेबल स्ट्रीम, एंड फिर सर्वर इसे राइटेबल स्ट्रीम की मदद से भेज देगा output.txt के अंदर। बिना क्लाइंट के रिक्वेस्ट के तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, आप खुद सोचिए, आइडियल आइडियल कंडीशन पर आपका सर्वर स्टॉल बैठा हुआ है, आपका सर्वर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने क्लाइंट की तरफ से कोई रिक्वेस्ट भेजी है? जी, बिल्कुल नहीं भेजी है। तो अगर आपका output.txt खाली है स्टूडेंट्स, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं आपका output.txt खाली है, तो बगैर क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजे सर्वर के पास में क्या कुछ एक्शन हो रहा है यहाँ पर? output.txt भर रहा है स्टूडेंट्स? क्या मेरे sample.txt का डेटा इसके अंदर कॉपी हो रहा है output.txt के अंदर? बिल्कुल नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट जो पहला स्टेप है ना, वो मुझे क्लाइंट की तरफ से ही लेना पड़ेगा। बिकॉज़ जब तक मेरे क्लाइंट के इस पर्टिकुलर राउट से मेरा रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाता नहीं है, आई मीन टू से इनसाइड दिस, तब आपका ये प्रोसीजर स्टार्ट कैसे होगा? नहीं होगा ना स्टार्ट। सो दैट इज़ द रीज़न स्टूडेंट्स, दैट इज़ द रीज़न। तो ये तो मैंने स्टूडेंट बता दिया आपको कि कॉपिंग फाइल ऑन द सर्वर इन अ गुड वे। तो ये हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। बट आप ज़्यादा खुश मत हो, अभी और 5 मिनट हमें लगेगा, ठीक है? अभी क्लास में एंडिंग कर रहा हूँ। क्योंकि ना ये जो अप्रोच मैंने बताया, ये वन ऑफ द अप्रोच तो है ही स्टूडेंट्स, बट ना हमारे पास एक और अप्रोच होता है, जिसे आप जानोगे तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, लॉस नहीं है, ठीक है? तो आइए, ये मेथड हम समझ गए, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। आपने क्या करा स्टूडेंट, मैं फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। फाइल के अंदर से डेटा को रीड करने के लिए आपने एक रीडेबल स्ट्रीम क्रिएट करी यूजिंग द एफएस मॉड्यूल। फिर आपने बोला कि भाई जो डेटा मेरे पास चंक्स के थ्रू से आएगा sample.txt के अंदर में से, उसे हम सर्वर के अंदर प्रोसेस कराएँगे, एंड फिर आगे भेज देंगे किसके पास? output.txt वाले डेस्टिनेशन के पास में। इसीलिए मैंने एक राइटेबल स्ट्रीम बना ली स्टूडेंट्स, है ना? अब आ रहा है इवेंट वाला कॉन्सेप्ट, जो मैंने प्रीवियसली आपको फ्राइडे पढ़ाया था। आपको याद है स्टूडेंट्स, मेरे पास मेरा जो एमिटर होता है, याद करिए, इवेंट एमिटर क्लास, इसके अंदर से ना जब मैं बेसिकली, आप बोल सकते हो हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, हम अपने ऐसे करके लिखते थे, एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, ऑब्जेक्ट का नाम रखते थे हम एमिटर, लाइक दिस। एंड ये जो एमिटर ऑब्जेक्ट होता था ना, ये मेरे क्लास के अंदर में से एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता था। एंड आई नो दिस थिंग स्टूडेंट, कि ये जो मेरा एमिटर ऑब्जेक्ट है ना, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये मुझे दो मेथड्स प्रोवाइड करता था। पहला होता था ऑन मेथड, दूसरा होता था एमिटर डॉट एमिट मेथड, है ना? दो मेथड हमें प्रोवाइड की जाती थी। पहला मेथड का काम है इवेंट बनाने का, सेकंड मेथड का काम होता है इवेंट को कॉल करने का। बस इतना आप जान लो, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। डन है स्टूडेंट्स? बट आपको एक चीज़ पता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ना, एफएस मॉड्यूल जो होता है, एफएस मॉड्यूल जो होता है, एक बार मैं आपको वापस से ले जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पर, है ना? नोड जेएस लर्न पर आप आओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली, लेट्स से राइटेबल स्ट्रीम्स। आपको याद है मैंने क्या बोला था कि एफएस के जितने भी राइट ऑपरेशंस होते हैं, मतलब ये रीड राइट ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे के सारे इंटरनली स्ट्रीम्स को ही यूज कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, है ना? स्ट्रीम्स को यूज करते हैं। तो ये तो स्ट्रीम्स मुझे यहीं पर मिल गए, है ना? तो अब आप क्या करोगे, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ये स्ट्रीम्स को यूज करते हैं चलो ठीक है, बट पता है आपको, एफएस मॉड्यूल जो होता है ना, वो इंटरनली, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ
एफएस मॉड्यूल जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो इंटरनली स्ट्रीम्स को तो यूज़ करते ही है, बट साथ ही साथ इवेंट्स मॉड्यूल को भी यूज़ करता है। ठीक है? अगर क्लिक नहीं हुई है तो फ्राइडे वाले क्लास को एक बार आप देख लीजिएगा। बहुत शॉर्ट क्लास था, 30-35 मिनट्स का अप्रॉक्सिमेटली क्लास था। 1.5x करके आप देख लेना फटाक से, आपको सारे के सारे चीज़ें क्लिक होना स्टार्ट हो जाएँगी। तो मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, मैंने 2 चीज़ें बोली। एक ओपन स्टेटमेंट मैंने दिया। मैंने बोला एफएस मॉड्यूल इंटरनली स्ट्रीम्स को तो यूज़ करता है। ये तो हम अभी अभी से नहीं, कल की क्लास से हम यूज़ कर रहे हैं। बट अब मैंने क्या बोला, मैंने एक नई चीज़ आपको बताई, दैट इज़ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है? कि एफएस मॉड्यूल इंटरनली यूजेस अ यूजेस योर ये इवेंट्स एज़ वेल, इवेंट्स मॉड्यूल्स एज़ वेल, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया। अब बात है ना, अगर मेरा एफएस मॉड्यूल, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरा एफएस मॉड्यूल इंटरनली मेरे इवेंट्स को यूज़ करता है ना, तो क्या मुझे अलग से ऊपर में जाकर यहाँ पर इवेंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं तो हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, हम ऐसे करते थे ना, हम लिखते थे क्या? इवेंट एमिटर इक्वल्स टू रिक्वायर मेथड को यूज़ करके मुझे लिखना पड़ता था नोड कोलोन इवेंट्स, है ना? इस तरीके से हमें लिखना पड़ता था। सो दैट हम क्या करते थे, अपने इवेंट्स वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट करके लेकर आते थे इस वाले क्लास के अंदर, जो मैंने आपको देखना फ्राइडे वाले क्लास के अंदर मैंने बताया था। बट मुझे पता है जब कि मेरे एफएस के अंदर भी इंटरनली ये लोग यूज़ कर रहे होते हैं इवेंट्स को, तो मुझे क्या ज़रूरत है, अलग से उसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब पता है आप क्या करोगे? इवेंट्स का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? आपके खुद के कस्टम इवेंट्स को बनाना यूजिंग द ऑन मेथड। तो आप पता है, अगर मेरा एफएस मॉड्यूल इंटरनली इवेंट्स को यूज़ कर रहा है ना, तो आपने कौन से वेरिएबल से एफएस मॉड्यूल को यूज़ किया यहाँ पर? लेट्स से मान लीजिए रीडेबल स्ट्रीम। तो पता है मैं रीडेबल स्ट्रीम के ऊपर ऑन मेथड लगा सकता हूँ। क्योंकि मेरा जो एफएस मॉड्यूल है, मैंने क्या बोला स्टूडेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट यूजेस इवेंट्स इंटरनली। तो मैं इस वेरिएबल के ऊपर क्या ऑन मेथड नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। तो मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा रीडेबल स्ट्रीम डॉट ऑन, लगा दिया जी, ऑन लगा दिया। अब रीडेबल स्ट्रीम होता क्या है स्टूडेंट्स? फिर से एक बार याद करिए, मैं आपको डायग्राम पर ले जाता हूँ। रीडेबल स्ट्रीम का काम होता है फाइल के अंदर में से डेटा को चंक्स में डेटा को, ध्यान से सुनिएगा, मेरे शब्द को सुनिएगा, टर्म्स को मैं जो यूज़ कर रहा हूँ। फाइल के अंदर में से डेटा मैंने बोला और चंक्स बोला। फाइल के अंदर में से डेटा को निकाल के लाना इन द फॉर्म ऑफ चंक्स। 2 चीज़ें मैंने बोली है स्टूडेंट्स। दोनों के दोनों आप देखोगे अभी ऑन के अंदर यूज़ करूँगा। अच्छा याद करिए स्टूडेंट्स, ऑन मेथड के अंदर हम 2 आर्गुमेंट्स ले रहे होते थे। पहला इवेंट का नाम। इवेंट का नाम मैं क्या दूँगा स्टूडेंट्स? डेटा दूँगा, ठीक है? एंड इसके बाद हम क्या लेते थे स्टूडेंट्स? हम लेते थे अपने कॉल बैक को। अब पता है कॉल बैक के अंदर आपके पास डेटा क्या आएगा? ध्यान से सुनिएगा, मैंने फिर से क्या बोला स्टूडेंट्स? रीडेबल स्ट्रीम का काम क्या होता है? एक फाइल के अंदर में से डेटा को लाना, किस फॉर्म में? चंक्स के फॉर्म में। तो मैंने इवेंट का नाम क्या दिया? डेटा। एंड आप वैल्यूज़ क्या ला रहे हो स्टूडेंट्स? एक-एक चंक में डेटा ला रहे हो, है ना? एक बार मैं बोलता हूँ ना स्टूडेंट्स, एक बार मज़ा आएगा। आप एक बार चंक को प्रिंट करके देखो, ठीक है? एक बार प्रिंट करके देखो इस चंक वाले वेरिएबल को, तब आपको समझ में आ जाएगा आपके पास डेटा। एंड याद करिए स्टूडेंट्स, मैंने एक चीज़ बोली थी, ये जो चंक्स में डेटा आता है वो अपने रॉ बाइनरी फॉर्मेट या फिर ASCII वैल्यूज़ के फॉर्मेट या फिर हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आता है। ठीक है? ये मैंने आपको बताया था। आइए एक बार चेक कर लें क्या? मैं बोलता हूँ बिल्कुल, बिल्कुल आप चेक कर लो। चलिए, हम क्या करेंगे अब सर, क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है? क्या है ये? क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये देखो। ये टर्मिनल के अंदर आपके पास ये क्या चीज़ें हैं? आप देख पा रहे हो? बफर के अंदर में से जब डेटा बेसिकली, बफर एक्चुअली होता क्या है? आपका जो चंक में डेटा आता है वो बफर के अंदर सेंड होता है। जब मेरे पास बफर के अंदर चंक्स आ रहे हैं तो मैं उन चंक्स को क्या कर रहा हूँ? प्रिंट कर रहा हूँ। एंड आप सोचोगे सर, मेरा जो इवेंट होता है इसे तो आपको मैन्युअली ट्रिगर करवाना पड़ता है यूजिंग द एमिट मेथड, है ना? एमिट मेथड। तो ये जो ऑन वाला इवेंट है, जिस इवेंट का नाम है डेटा, ये अपने आप कैसे ट्रिगर हो रहा है सर? आपके रिक्वेस्ट भेजने पर सर्वर के पास में। पता है क्यों? क्योंकि मैंने रीडेबल स्ट्रीम क्या होता है स्टूडेंट्स? रीडेबल स्ट्रीम का काम क्या होता है? फिर से रिपीट करिए। मेरे फाइल के अंदर में से डेटा को चंक्स में तोड़कर सर्वर के पास भेजने की। अब जब-जब ये एक्टिविटी हो रही होगी ना, तब तक आपका ये जो ऑन के अंदर जो डेटा वाला आप बोल सकते हैं इवेंट है ना, वो बार-बार ट्रिगर होगा। जब तक ये रीडिंग ऑपरेशन चल रहा है ना, जब तक मेरा फाइल के अंदर में से डेटा चंक्स के फॉर्मेट में सर्वर तक पहुँच रही है, प्रोसेस हो रहा है, आपका ये प्रोसेस तो चल रहा है, तब तक क्या होगा? आपका ये वाला इवेंट ट्रिगर होता रहेगा, बिना आपके कोई भी अब इंटरवेंशन के, ये चलता रहेगा। इसीलिए आप देख पा रहे हो कंसोल लॉग मुझे चंक्स में डेटा मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। अब आपको पता है मैंने क्या बोला स्टूडेंट, ये जो डेटा होता है बेसिकली रॉ बाइनरी फॉर्मेट ASCII वैल्यू के फॉर्मेट में होता है। तो क्या हम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके नहीं देख सकते एक्चुअली में कि हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? बिल्कुल कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? चंक के बाद लगा दो टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग मेथड का काम ही क्या होता है? स्ट्रिंग में डेटा को कन्वर्ट कर देना। तो आइए एक बार करके देखते हैं। सर्वर मेरा फिर से ऑटोमैटिकली स्टार्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, आपको पता ही है। मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ठीक है? अब आप देखो, क्या हो रहा है ये? आप देख पा रहे हो डेटा एक बार में लोड हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। ये डेटा आपके पास आ रहा है सर्वर के पास में, देख पा रहे हो? किस फॉर्मेट में आ रहा है ये? चंक्स में आ रहा है, चंक्स में आ रहा है। जिस तरीके से चैटजीपीटी हमें आंसर देता है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट। हाँ, चैटजीपीटी हमें और स्लो फॉर्मेट में देता है, आपने देखा होगा, धीरे-धीरे करके एक-एक वर्ड जनरेट होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी तो स्ट्रीम्स का ही फॉर्मेट यूज़ हो रहा है, स्ट्रीम्स ही तो इंटरनली यूज़ हो रहा है ना? तो हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, हमने रीडेबल स्ट्रीम के माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा, मैंने रीडेबल स्ट्रीम के माध्यम से इस फाइल के अंदर में से जो डेटा है, मैंने उसको चंक्स में प्रोवाइड कर दिया सर्वर के पास में, बस। बस हमने अभी इतना ही किया है, क्योंकि अभी अगर आप output.txt फाइल देखोगे ना, ये बेचारा अकेला है, ये खाली पड़ा हुआ है।
अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है स्टूडेंट्स? मेरे पास जब चंक आ जाएगा कॉलबैक के अंदर, तो मैं कॉलबैक के अंदर ही काम कर दूँगा ना। मैं क्या काम करूँगा स्टूडेंट्स? मैं बोलूँगा राइटेबल स्ट्रीम है आपके पास? राइटेबल स्ट्रीम है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास? मुझे क्या करना है? राइटेबल स्ट्रीम के अंदर राइट ऑपरेशन करना है। तो राइट मेथड के अंदर आप चंक को पास कर दीजिए ना, हो गया काम खत्म। डन, 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 डनाडन। क्या हुआ? मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला राइटेबल स्ट्रीम का काम क्या होता है? सर्वर के पास जो चंक्स में डेटा प्रेज़ेंट है, उस चंक्स वाले डेटा को एक डेस्टिनेशन के अंदर राइट कर देना। राइट करोगे आप कौन किस डेस्टिनेशन पर? आउटपुट.txt वाले फाइल के अंदर में, है ना? यही करना है हमें। बट इसके लिए आप कौन से मेथड को यूज़ करोगे? राइट मेथड को। बस काम खत्म स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास 2 ऑप्शन है। मैंने आपको पहले भी बताया ना इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले, इवेंट्स वाले कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले, ये जो मैंने अभी आपको इमिटर वाला कॉन्सेप्ट बताया, आइदर आप इस वाले मेथड को भी यूज़ कर सकते हो, आइदर आप इस वाले मेथड को भी यूज़ कर सकते हो। अब इन दोनों के अंदर मिसिंग चीज़ें क्या है या फिर एक की वीकनेस क्या है, एक की स्ट्रेंथ क्या है? इस वाले मेथड के अंदर ना आप चंक में डेटा को एक-एक करके डेटा को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर मैंने चंक में डेटा को ऑब्जर्व किया था ना स्टूडेंट्स, ये जो मैं चंक में डेटा को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये चीज़ आप इस वाले मेथड के अंदर नहीं कर सकते। व्हेयर एज़ अगर आप इस वाले मेथड को यूज़ करोगे यूजिंग द इवेंट्स, आपने क्या करा? आपने एक इवेंट को तो सेटअप किया ना, जिस इवेंट का नाम है डेटा एंड ये डेटा वाला जो इवेंट है वो तब तक ट्रिगर होता रहेगा जब तक आपका रीडेबल स्ट्रीम काम करता रहेगा। रीडेबल स्ट्रीम का काम ही है कि फाइल के अंदर में से डेटा को चंक में प्रोवाइड करना सर्वर के पास में। तो इसे मुझे अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वरना मुझे क्या करना पड़ता स्टूडेंट? मुझे इस वाले इवेंट को अलग से कॉल करना पड़ता है यूजिंग द एमिट मेथड। बट क्या मुझे ज़रूरत पड़ रही है इसे अलग से कॉल करने की इस इवेंट को? बिल्कुल नहीं। तो ये ऑटोमैटिकली काम कर रहा है, ठीक है? अब एक बार देख लेते हैं कि सर, आप जो ये कर रहे हो ना, मतलब आप लोग बोलोगे ना सर कि आप राइटेबल ऑपरेशन जो कर रहे हो, राइटेबल स्ट्रीम के अंदर आप राइट कर रहे हो एक-एक चंक को। आपका आउटपुट.txt तो खाली है अभी। मैं बोलता हूँ यस, अभी खाली है। बट अब आप रिक्वेस्ट तो भेजिए पहले। आप जब तक रिक्वेस्ट भेजोगे नहीं अपने सर्वर के पास में, सर्वर अपना काम थोड़ी स्टार्ट कर पाएगा। ये जो फाइल से मुझे डेटा को रीड करना है चंक्स में, वो डेटा आएगा सर्वर के बफर के पास में एंड वो बफर से फिर कंटिन्यूएशन में चला जाएगा आउटपुट.txt के अंदर वन बाय वन करके, है ना? राइटेबल स्ट्रीम के माध्यम से। तो आइए, इसे एक बार रन करते हैं। मैं रिक्वेस्ट फिर से भेजता हूँ। डन है? देखिए, आपका राइटिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। एक बार रैम मैनेजमेंट भी देख लो आप, कितनी ज़्यादा रैम कंज्यूम हो रही है स्टूडेंट्स। आप बोल सकते हो स्टूडेंट ऑलमोस्ट नथिंग, बिकॉज़ 21-22 एमबी तो मेरा आइडियल कंजम्पशन ही होता है मेरे सर्वर का। आप देख पा रहे हो कितना है मेरा रैम का कंजम्पशन? बहुत मिनिमल स्टूडेंट्स एंड इतनी देर में अगर आप देखें ना, मेरा आउटपुट.txt के अंदर पूरा का पूरा फाइल आ भी चुका है। ए टू ज़ेड कंप्लीट आ चुका है, राइट? देखिए, आ चुका है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो ना, स्ट्रीम्स को यूज़ करते हो। स्ट्रीम्स का साधारण सा मतलब है स्टूडेंट्स कि बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली चीज़ों को ऑप्टिमाइज़्ड वे में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँचा सकते हो, बिना आपके पूरे के पूरे सर्वर के ऊपर लोड डाले बगैर। बस आप इतना जान लो, इसीलिए हम स्ट्रीम्स को यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? विद दैट सेड स्टूडेंट्स, हमारा कंप्लीट होता है नोड.जेएस आज ऑफिशियली।